बड़े समझदार है इशिका। मैंने तो यह पूरा घर ही उसको सौंप दिया है, और सच कहूं तो ना कभी शिकायत करती है ना कभी किसी चीज की मांग। बस ऐसे ही छोटी बहू भी आ जाए जाए के लिए। जब आपकी बड़ी बहू इतनी समझदार है तो छोटी बहू को भी संभाल ही लेगी। आजकल इतनी समझदार लड़कियां कहाँ मिलती है जो बिना शिकायत। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है और साथ में इशिका भी बाहर आ जाती है। माँ जी, इतनी छोटी सी रसोई क्यों बनवाई है आपने? मैं कोई सामान तक नहीं रख पाती हूँ। इशिका की बात सुनकर रिश्ता देखने वाली महिला का चेहरा देखने लायक था। अभी 2 मिनट पहले ही शोभा देवी उसकी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे पूरे मोहल्ले में उससे समझदार बहू कोई दूसरी है ही नहीं, और अब बहू सामने खड़ी होकर घर की शिकायत की जा रही थी। अरे बहू, फिर शुरू हो गई तुम। मेहमान बैठे हैं, पहले उन्हें पानी तो पिला दो। पानी तो पिला दूंगी माँ जी, लेकिन मेरी बात का जवाब कौन देगा? एक तरफ आपने इतने सारे बर्तन खरीद रखे, दूसरी तरफ रसोई ऐसी बनवाई है कि 2 लोग एक साथ खड़े हो जाए तो तीसरे को बाहर इंतजार करना पड़ता है। अरे बहू, रसोई तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही है। आपको इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि आपको इसमें काम नहीं करना पड़ता ना। सुबह से शाम तक 4 बार अंदर आइए जाइए, तब पता चले कितनी परेशानी होती है। बहू, पिछले महीने ही तो तुमने 4 नए डिब्बों के सेट मंगवाए थे, आधी अलमारी तो उन्हीं में चली गई। बाबूजी, वो जरूरत का सामान था। जरूरत का? उसमें से 2 डिब्बे तो अभी तक खाली पड़े हैं। अभी खाली पड़े हैं तो क्या हुआ, काम में आ भी तो सकते हैं ना। रिश्ता देखने वाली महिला अब चुपचाप बैठकर सब सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शोभा देवी जिस बहू की तारीफ कर रही थी ये वही बहू है या कोई दूसरी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम चाय बना कर ले आओ। यही तो कह रही हूँ माँ जी, चाय बनाने जाओ तो चीनी का डिब्बा ढूंढो, चाय पत्ती का डिब्बा ढूंढो, कप रखने की जगह नहीं, प्लेट रखने की जगह नहीं। एक रसोई से आखिर कब तक काम चलेगा? बहन जी, अभी तो आप कह रही थी बहू कभी शिकायत नहीं करती। अरे शिकायत नहीं करती मतलब बाकी मामलों में नहीं करती। बस घर छोटा है, रसोई छोटी है, स्टोर छोटा है, आंगन छोटा है, अलमारी छोटी है, इन सब की शिकायत करती है, बाकी कोई शिकायत नहीं है। लीजिए चाय। धन्यवाद बहू। वैसे आप किसी का रिश्ता लेकर आई हैं क्या? हाँ, जय के लिए एक लड़की देखी है। अच्छा है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, लड़की को छोटी जगह में रहने की आदत होनी चाहिए। भाभी, ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात हुई। कल को वो भी मेरी तरह परेशान होगी तो मुझे तो समझाना पड़ेगा ना। जय ने सिर पकड़ लिया। उधर शोभा देवी को लग रहा था कि अब बात बदलनी चाहिए, नहीं तो इशिका पूरे घर का नक्शा ही सुनाना शुरू कर देगी। कुछ दिनों बाद रिश्ता देखने वाली महिला फिर आई। इस बार वो आरोही और उसके परिवार की तस्वीरें लेकर आई थी। लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है और पढ़ी लिखी भी है। लड़की से ज्यादा उसका स्वभाव अच्छा है। उसके पिता ने, माँ और बड़े भाई ने मिलकर उसे पढ़ाया लिखाया है। अच्छा? हाँ, बहुत संघर्ष देखा है इस परिवार ने। उनका घर कैसा है? छोटा सा है लेकिन बहुत सलीके से रखा हुआ है। छोटा सा है? हाँ, फिर तो लड़की को जगह की कमी की आदत होगी। अरे बहू, हर बात को जगह से क्यों जोड़ देती हो तुम? क्योंकि समस्या वही है ना माँ जी। समस्या तुम्हारे दिमाग की है बस। कुछ दिनों बाद सब लोग आरोही को देखने उसके घर पहुंचे। घर सचमुच बड़ा नहीं था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक साधारण सी रसोई। लेकिन जैसे ही सब अंदर गए, घर देखकर ठिठक गए। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, कहीं कोई सामान बिखरा नहीं था, दीवारों पर बेकार की सजावट नहीं थी। रसोई छोटी जरूर थी लेकिन उसमें जरूरत का हर सामान करीने से रखा हुआ था। अरे वाह, कितना साफ सुथरा घर है। बहन जी, छोटा घर है इसलिए संभाल कर रखना पड़ता है। छोटा तो है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। उधर इशिका रसोई के अंदर झांक रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतनी छोटी जगह में इतना सामान रखा कैसे। बेटा, चाय ले आओ। जी माँ। कुछ ही देर में आरोही चाय लेकर आई। चाय के साथ उसने घर के बने नमकीन और मठरी भी रखी। बेटा, तुम रसोई का सारा काम संभाल लेती हो? जी माँ जी, माँ अकेली कितना करेंगी, बचपन से आदत है उनका हाथ बटाने की। लेकिन इतनी छोटी रसोई में परेशानी नहीं होती? नहीं भाभी, जब जगह कम होती है ना तो सामान कम रखना पड़ता है, फिर परेशानी भी कम हो जाती है। आरोही की बात सुनकर शोभा देवी और किशन जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सौरभ ने अपनी हंसी दबा ली, लेकिन इशिका को कुछ बात खास पसंद नहीं आई। अच्छा, लेकिन शादी के बाद जब ज्यादा सामान हो जाएगा तब समझ में आएगा। सामान जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जगह कितनी भी बड़ी हो कम ही पड़ती है। इस बार सौरभ से हंसी रोकी नहीं गई। मुलाकात बहुत अच्छी रही। सबको आरोही पसंद आ गई। घर लौटते समय भी सब उसी की बातें कर रहे थे, लेकिन इशिका के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आज भले ही आरोही बड़ी समझदार बातें कर रही हो, लेकिन शादी के बाद जब वो उनके घर आएगी तब उसे भी पता चल जाएगा कि एक रसोई से आखिर काम नहीं चलता। बड़ा ही सटीक जवाब दे रही है मुझे,
कह रही है सामान कम तो परेशानी कम। देखते हो कब तक ये टिक पाएगा। यहाँ आते ही इतने बड़े परिवार के लिए जब इतना कुछ बनाना पड़ेगा और सारी चीजें चाहिए होंगी तो खुद ही ढेरों सामान की फरमाइश करेगी। लड़के बड़े समझदार है जी, और ठीक ठाक घर से है तो घर में कैसे समझदारी से चलना है पता होगा। आप तो ऐसे कह रही है माँ जी जैसे मैं यहाँ सब लुटाने पर तुली रहती हूँ ना। अरे मैंने ऐसा कब कहा बहू? अब पागल को पागल थोड़ी ना बोला जाता है मुंह पर। क्यों माँ? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। हाँ सब समझती हूँ मैं। आरोही और जय का रिश्ता तय हो गया था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शोभा देवी और किशन जी छोटी बहू के आने से बहुत खुश थे। उधर इशिका भी खुश थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि कुछ दिनों में आरोही को भी घर की वही कमियां दिखने लगेंगी जो उसे सालों से दिखाई दे रही थी। शादी के अगले दिन ही सुबह आरोही रसोई में पहुंच गई। माँ जी चाय कितने बजे तक बन जाती है घर में? बेटा 6 बजे तक सब उठ जाते हैं। अच्छा तो आज हम बना देते हैं। अरे रहने दो, पहले घर समझ लो। हमारी रसोई कोई आसान जगह नहीं काम करने के लिए। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे बता दीजिए, मैं जान लूंगी। कुछ देर बाद चाय बन गई, नाश्ता भी तैयार हो गया। आरोही ने सारी रसोई को देख परख लिया। जिस तरह इशिका कह रही थी वैसा उसे कुछ खास बुरा नहीं लगा रसोई में। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी, अभी तो सब ठीक है। अभी नई नई शादी हुई है इसलिए सब ठीक लग रहा है। तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। अरे सच बोल रही हूँ, 1 महीना रुक जाओ। दिन बीतते गए। आरोही ने घर के कामकाज को समझना शुरू कर दिया। वो किसी चीज को हाथ लगाने से पहले पूछती थी और किसी बात पर राय देने से पहले घर का तरीका समझती थी। एक दिन वो रसोई में से मसाले निकाल रही थी। भाभी ये ऊपर वाली अलमारी में जो डिब्बे रखे हैं इनमें क्या है? कुछ नहीं। खाली है? हाँ लेकिन काम आएंगे। अच्छा। और भाभी ये 5 एक जैसे डिब्बे? ऑफर में मिल रहे थे इसलिए ले लिया। अच्छा। माँ जी ये 3 टोस्टर एक साथ क्या कर रहे हैं रसोई में? अरे बेटा काम तो यहाँ एक ही टोस्टर आता है बस। और बाकी 2? वो इशिका ले आई थी, कह रही थी इनकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा। आरोही हर चीज देखती थी लेकिन किसी को कुछ कहती नहीं थी। उधर इशिका का सिलसिला पहले जैसा ही चल रहा था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ जी सच कह रही हूँ, अगर रसोई 2 फुट और बड़ी होती ना तो जीवन आसान हो जाता। अरे बहू रसोई जितनी थी उतनी है, अब ना बढ़ेगी ना घटेगी। यही तो समस्या है। अब जो है सो है, बार बार ये कहकर हमें गुस्सा मत दिलाओ इशिका, अब पक गए हम सुन सुनकर। सच किसी किसी को ही हजम होता है माँ जी, अब हम क्या करें? तुम वो छोड़ो, कल 15 लोग खाने पर आ रहे हैं उसका देख लो। 15 लोग? हाँ इस घर में? हाँ इसी घर में आएंगे ना जहाँ इंसान रहता होगा वहीं आएंगे लोग। ये भी कोई सवाल है? माँ जी मैं पहले बता रही हूँ, जगह कम पड़ जाएगी, कोई काम ठीक से नहीं होगा। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अरे तुम अभी जानती नहीं हो, यहाँ 4 लोग बैठ जाए ना तो 5वें के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। कल देख लेंगे भाभी। अगले दिन सुबह से तैयारी शुरू हो गई। आरोही ने सबसे पहले बैठक का सामान थोड़ा व्यवस्थित किया। एक कोने में रखी पुरानी टेबल हटवाई, दीवार के पास रखा अतिरिक्त स्टैंड स्टोर में रखवा दिया। फिर उसने आंगन में पड़ी कुछ खाली बाल्टियां और पुराने गमले एक तरफ करवा दिए। दोपहर तक तो जगह खुली खुली लगने लगी। अरे बेटा यहाँ तो पहले से ज्यादा जगह दिख रही है। सामान अपनी जगह पर रहे तो जगह अपने आप दिखने लगती है माँ जी। शाम को रिश्तेदार आए, 15 क्या 20 लोग बैठ गए। खाना भी आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। रात को सब चले गए। आज तो किसी तरह हो गया, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना होता ऐसा। इंसान अगर समझदारी से काम ले तो क्या नहीं हो सकता बहू। माँ जी जगह बनाने से कुछ नहीं होता, ये तो बस आज इसने इधर उधर करके सब कर दिया। हाँ क्योंकि आरोही इधर उधर फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाती। आप तो चुप ही रहिए जी। वो काम करना तुम्हें चाहिए। कुछ दिनों बाद रसोई में एक और घटना हुई। इशिका ऑनलाइन नया सामान रैक मंगवा चुकी थी। रसोई में पहले से इतने सारे रैक पड़े हुए थे जो अच्छे से उपयोग में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन इशिका की बेवजह खर्चा करने की और सामान लाने की आदत जा ही नहीं रही थी। अब इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है इसलिए और सामान खरीद लिया। ये कहा कि इसमें समझदारी है। अरे मसाले रखने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन पुराने रैक में क्या समस्या थी? वो पुराना हो गया था, 6 महीने पहले लिया था, वो तुम्हें अब पुराना लगने लगा। अरे कहा ना मैंने, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नया मंगवा दिया। 2 दिन बाद रैक आ गया। अब समस्या ये थी कि उसे कहाँ रखा जाए। पूरी रसोई घूम ली गई, हर कोना देख लिया गया, जगह नहीं मिली। देखा, मैंने कहा था ना रसोई छोटी है। भाभी एक बार ये अलमारी देख ले। इसमें क्या देखना है? देख लेते ना, शायद कुछ जगह बन जाए।
अलमारी खुली। अंदर 6 खाली डिब्बे, 2 पुराने जार, 3 टूटे ट्रे और कई ऐसी चीजें रखी थी जिनका महीनों से उपयोग नहीं हुआ था। भाभी, ये सब काम में आता है? कभी भी आ सकता है भाई, वक्त का क्या भरोसा है। अब पिछले साल आया था? नहीं। इस साल? नहीं। तो फिर इन्हें ऊपर रख देते हैं। लाइए, जब काम में आने जैसा होगा तब निकाल लेंगे। अरे लेकिन सुनो तो। आरोही ने बिना वजह का इतना सामान ऊपर बनी छत पर रख दिया। अलमारी में अब 2 नए रैक रखने की जगह बन गई थी और कुछ ही देर में पूरा रैक उसी अलमारी में आ गया। अरे वाह, जगह तो निकल आई। रसोई भी पहले जैसी है। कहीं रसोई रातों रात बड़ी तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सामान आरोही ने ऊपर रख दिया तो हो गया। लेकिन पता है, तुम्हें हर चीज ही छोटी लगती है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो छोटा नहीं हो गया? चुप कर पागले। अब धीरे धीरे घर में एक बदलाव दिखाई देने लगा था। जहां पहले सामान इधर उधर पड़ा रहता था, अब चीजें अपनी जगह पर रहने लगी थी। जहां पहले अलमारी खोलते ही सामान बाहर आने लगता था, अब आराम से सब दिख जाता है। लेकिन इशिका अभी भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि असली वजह अभी भी घर का छोटा होना ही है। उधर आरोही बिना कुछ कहे अपना काम करती जा रही थी। समय के साथ घर में बहुत कुछ बदला था, लेकिन एक बात अब भी नहीं बदली थी। इशिका को अब भी लगता था घर छोटा है और रसोई उससे भी छोटी। फर्क बस इतना था कि अब घर में बाकी लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि परेशानी दीवारों में नहीं, आदतों में छिपी हुई है। एक दिन घर की सफाई करते समय शोभा देवी ने स्टोर का दरवाजा खुलवाया। बहुआ, जरा इधर आना, ये सामान देखो, इसमें आधा तो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। माँ जी, घर में अतिरिक्त सामान होना अच्छी बात है, जरूरत कब पड़ जाए कोई नहीं जानता। बात सही है भाभी, लेकिन जो चीज जरूरत के समय भी याद ना आए, मिल ही ना पाए, वो सुविधा से ज्यादा बोझ बन जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाभी, बस इतना कि कभी कभी हम जगह की कमी से नहीं, अपनी आदतों से परेशान होते हैं। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन शाम को एक छोटी सी घटना ने इशिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। पड़ोस की कमला चाची अपनी बेटी के साथ आई थी। उनकी बेटी की अभी अभी शादी तय हुई थी। अरे बहू, भगवान करे हमारी बेटी को भी ऐसा घर मिले, अपना कमरा हो, अलग रसोई हो, सब अपने लोग हो। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है चाची? बड़ी बात क्यों नहीं बहू, हम 4 लोग अभी भी एक कमरे में रहते हैं। रसोई भी ऐसी है कि एक समय में एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। कई लोगों का सपना होता है जो हमें सामान्य लगता है। चाची, आपको पता है, मेरी माँ भी यही कहती थी। हमारे पास 2 ही कमरे थे, लेकिन जब मेरी माँ ने इस घर को देखा तो उन्हें इतना सुकून मिला कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी जहाँ सब कुछ है। कुछ लोगों को वो चीजें बहुत छोटी लगती है जो किसी और के लिए बहुत बड़ी खुशी हो सकती है। कमला चाची तो अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन उनके शब्द इशिका के मन में रह गए। रात को वो पहली बार बिना शिकायत किए रसोई में खड़ी थी। उसकी नजर अलमारियों पर गई, फिर उन डिब्बों पर गई जिन्हें वो खुद लेकर आई थी, उन मशीनों पर गई जिनका महीनों से उपयोग नहीं हुआ था। उसे याद आया, जब वो पहली बार इस घर में आई थी तब रसोई इतनी भरी हुई नहीं थी। अगली सुबह उसने खुद स्टोर खोला। भाभी, कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं, कुछ समझ रही हूँ बस। क्या? यही कि मैं सालों से घर को दोष देती रही। मुझे लगता रहा कि जगह कम है, लेकिन सच तो यह है कि मैंने कभी जगह बनाने की कोशिश ही नहीं की। अपनी गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है भाभी। और मैंने तुम्हें भी गलत समझा। मुझे लगा था छोटे घर में पली लड़की को क्या पता होगा, लेकिन तुमने बिना एक ईंट को जोड़े इस घर को बड़ा बना दिया। मैंने घर बड़ा नहीं किया भाभी, बस जो था उसे संभाल लिया। कुछ दिनों बाद स्टोर का काफी सामान जरूरतमंद लोगों को दे दिया गया। रसोई वही थी, अलमारियां वही थी, घर वही था, लेकिन अब किसी को वो छोटा नहीं लगता था। एक शाम चाय पीते समय शोभा देवी मुस्कुराकर बोली, बहू, अब तो एक रसोई से काम चल जाता है ना? इशिका हंस पड़ी। माँ जी, एक रसोई से नहीं, समझदारी से काम चलता है। रसोई तो पहले भी ठीक थी। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियों की वजह घर, हालात या जगह है, जबकि सच ये होता है कि हम खुद किसी बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। जिस चीज को हम कमी समझकर कोसते रहते हैं, वही किसी और की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। और जब इंसान शिकायतों की जगह समझदारी रख दे, तो छोटी सी छोटी जगह भी घर लगने लगती है। हर घर में सुबह सुबह सबको जल्दी होती है। किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को टाइम पर नाश्ता चाहिए। कुछ ऐसा ही सीन आराध्या के ससुराल में भी होता है, और इसी जल्दी के चक्कर में आराध्या को कई सारे काम एक साथ करने की आदत होती है। आराध्या, मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या?
हाँ, बस कर रही हूँ। अभिषेक को सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, इसलिए आराध्या उसकी शर्ट प्रेस करने लगती है। इधर मालती पूजा कर रही होती है। तभी किचन से कुछ जलने की बदबू आ रही है। आराध्या बहू, किचन में क्या जल रहा है? तभी आराध्या को कुछ याद आता है और वो दौड़कर किचन में जाती है। वो देखती है कि टोस्टर में टोस्ट जल रहा होता है। पीछे पीछे मालती भी किचन में आती है। ये क्या बहू, जब तूने टोस्टर में टोस्ट डाला था तो उसे छोड़कर कपड़े प्रेस करने क्यों चली गई? अब जल गया ना टोस्ट। तू एक बार में एक काम क्यों नहीं करती? एक साथ सारे काम करने लगती है, तभी तो तेरे काम खराब होते हैं। मम्मी जी, इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी अभिषेक उसे आवाज लगाता है। अरे आराध्या, मेरी शर्ट कहाँ है भाई? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी ला रही हूँ। आराध्या भागकर कमरे में जाती है जहां वो शर्ट प्रेस कर रही थी। शर्ट लेकर वो अभिषेक को देती है। ये क्या है? आपकी शर्ट है। तो इसमें अभी तक प्रेस क्यों नहीं किया? कर तो दिया, आप ध्यान से देखो, मैंने इनमें प्रेस किया है। ये तो अभी भी वैसी ही लग रही है जैसे धुली हुई आई हो। प्रेस तो इसमें हुआ ही नहीं। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। लाओ, मैं खुद ही प्रेस कर लूंगा। ऐसा बोलकर अभिषेक जब अपनी शर्ट प्रेस करने जाता है तो देखता है कि प्रेस वाले टेबल पर मालती की एक साड़ी रखी हुई है। वो आराध्या से पूछता है, तुम शर्ट के ऊपर साड़ी रखकर प्रेस कर रही थी क्या? हाँ, मम्मी जी की साड़ी भी प्रेस करनी थी। तो तुम ये दोनों कपड़े अलग अलग भी तो प्रेस कर सकती थी। तुम इन दोनों को साथ में प्रेस कर रही थी, तभी तो मेरी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई। मैं क्या करती, मम्मी जी ने आज सुबह ये साड़ी देकर प्रेस करने को कहा था। उन्हें यही साड़ी पहनकर शर्मा आंटी के घर पूजा में जाना है। चलो छोड़ो, मैं दूसरी शर्ट पहनकर चला जाता हूँ। तुमसे तो कोई काम करना ही बेकार है। मेरा नाश्ता लगा दो। ठीक है। आराध्या किचन में जाकर दोबारा से टोस्ट गर्म करती है और अभिषेक के लिए नाश्ता लगाती है। तभी राजेंद्र भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र को भी नाश्ते में टोस्ट ही चाहिए। अगर चाहिए होती तो आराध्या का काम आसान हो जाता। वो नाश्ते में दूध, कॉर्नफ्लेक्स, उपमा या पोहा लिया करता। राजेंद्र को नाश्ते की टेबल पर देखकर आराध्या उससे कहती है, पापा जी, मैं आपका नाश्ता अभी लगा देती हूँ। आराध्या ने ससुर के लिए उपमा बनाया होता है। वो उनके लिए उपमा लेकर आती है। आराध्या बहू, जरा मेरे कमरे से मेरी शुगर वाली दवाई ले आ। अभी लाती हूँ पापा जी। कमरे की तरफ जा ही रही हो तो हमारे कमरे से मेरा रुमाल और मेरे मोजे लेती आना। ठीक है, अभी लाई। सबका सामान लाकर आराध्या सबको देती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे अपना अपना नाश्ता करके चले जाते हैं, लेकिन कोई अपनी प्लेट नहीं उठाता है। आराध्या नाश्ते की टेबल पर से जूठे प्लेट उठाकर किचन की ओर जाने लगती है। तभी मालती वहां आ जाती है। आराध्या बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, मैं कैसे तैयार होती? मिसेस शर्मा ने खास तौर पर तुझे लेकर आने के लिए कहा था। सारे मोहल्ले की औरतें वहां अपनी अपनी बहुओं को लेकर आएंगी और तू है कि अभी तक चलने के लिए तैयार नहीं है। अरे, घर का काम आज थोड़ी जल्दी निपटा लेती, लेकिन तुझसे जल्दी कुछ होता ही नहीं है। मम्मी जी, आप चली जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाद में तो तू क्या ही आएगी, मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर मालती मिसेस शर्मा के घर चली जाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आराध्या सोचती है कि वो पूजा में चली जाएगी। घर का सारा काम खत्म हो गया, अब शर्मा आंटी के घर चली जाती हूँ, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी की ओर जाती है। ओह, दिन के 11 बज गए हैं। शुभम की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। अगर उसे टाइम पर लाने नहीं गई तो वो रोने लगेगा। आराध्या पूजा में न जाकर अपने 4 साल के बेटे शुभम को लाने के लिए जाने लगती है। राजेंद्र सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। पापा जी, मैं शुभम को लाने स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा, लेकिन जल्दी आना। तेरी मम्मी आती होंगी। तुझे पता है ना, आज उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जी पापा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, भाग के जा और भाग के आ। आराध्या तेज कदमों से चलती हुई शुभम के स्कूल पहुंचती है और उसे लेकर घर आती है। तब तक मालती घर पहुंच चुकी थी। आखिर तू पूजा में नहीं आई? वहाँ सारी महिलाएं तेरे बारे में पूछ रही थी कि आराध्या क्यों नहीं आई। मम्मी जी, वो... अब बहाने मत बना, मुझे नाश्ता दे दे। आराध्या, जो कि शुभम को अभी अभी स्कूल से लेकर घर पहुंची होती है, उसे ये समझ नहीं आता है कि वो पहले उसके कपड़े बदले या मालती को नाश्ता दे। इस स्थिति में वो अपने बेटे के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। शुभम बेटे, आप कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी। शुभम कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। इधर आराध्या मालती को नाश्ता कराती है। उसे नाश्ता कराने के बाद जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि शुभम तो गहरी नींद में सो रहा है। वो उसे जगाती है तो शुभम रोने लगता है। बहू, शुभम रो क्यों रहा है? मम्मी जी, मैंने इसे सोते में जगा दिया, शायद इसलिए रो रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है कि उसे रुलाया मत कर। जब वो स्कूल से आए तो सबसे पहले उसे खिला पिला कर सुला दिया कर।
अब आराध्या मालती से ये भी नहीं बोल पाती है कि उसे खिलाने के कारण वो शुभम को सही समय पर खाना नहीं खिला पाई। अच्छा, अब जल्दी से उसे खाना खिला दे। और तूने दोपहर का खाना बनाया कि नहीं? अभी नहीं बनाया मम्मी जी, लेकिन अभी बना लूंगी। ठीक है, बना ले। और कोई गड़बड़ मत करना, सुबह तूने टोस्ट जला दिए थे। अब आराध्या को दो दो काम एक साथ करने थे। शुभम को खाना भी खिलाना था और घर में सबके लिए दोपहर का खाना भी बनाना था। वो चूल्हे पर एक तरफ दाल, एक तरफ चावल और एक तरफ शुभम के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती है। इसी बीच वो अपने बेटे को खाना खिलाने लगती है। शुभम, ये लो, आज मैंने आपकी फेवरेट मिक्स वेजिटेबल पराठे बनाए हैं। अब छोटा बच्चा तो खाना धीरे धीरे खाता है, तो शुभम भी काफी नखरे दिखाकर धीरे धीरे खाना खा रहा होता है। जल्दी करो शुभम, अभी आपने आधा पराठा भी फिनिश नहीं किया, मम्मी को और भी काम है। मम्मी, आपको हमेशा जल्दी पड़ी रहती है, थोड़ा आराम से खिलाओ, मैं इतनी जल्दी नहीं खा सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, आप आराम से खाओ। आराध्या और शुभम दोनों खाने की टेबल पर होते हैं। तभी मालती किसी काम से रसोई में आती है तो देखती है कि चूल्हे पर रखा दूध उबलकर बाहर आ रहा होता है। ये क्या आराध्या बहू, तूने चूल्हे पर दाल, चावल और दूध सब एक साथ रख दिया है और दूध निकलकर बाहर आ गया। तू सारे काम एक साथ क्यों करती है? इससे काम खराब होते हैं। अब दूध निकालकर फर्श पर फैल गया है। आराध्या किचन में आती है और फर्श पर बिखरे दूध को साफ करती है। बता, अभी तक तेरा खाना भी नहीं बना। तूने दूध बर्बाद कर दिया और शुभम का खाना पूरा नहीं हुआ। तू एक एक करके काम किया कर, ऐसे काम खराब नहीं होंगे। लेकिन आराध्या के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक करके काम करे। वो अपने बेटे को किचन में बिठाकर खाना खिलाने लगती है। साथ साथ उसकी नजर चूल्हे पर रखे दाल चावल पर होती है। सारे काम हो जाने के बाद अंत में वो सब्जी बनाती है। दोपहर के 2 बज गए हैं, आज बहू ने खाना नहीं बनाया क्या? पता नहीं सुबह से क्या करती रहती है, एक काम टाइम पर नहीं होता इससे। ऐसा नहीं है कि आराध्या की एक साथ कई सारे काम करने की पुरानी आदत है। दरअसल जब से वो शादी करके ससुराल आई थी, मालती ने ससुराल की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, आराध्या के काम में कोई भी मदद नहीं करता था। सारे काम आराध्या को अकेले ही करने पड़ते थे और वो भी समय पर, जिस कारण वो एक साथ कई सारे काम का बोझ अपने सिर ले लेती है। शुरुआती दिनों में उसके साथ क्या हुआ होता है, ये जानने के लिए हम आपको बीते कुछ दिनों में लेकर चलते हैं। एक शाम आराध्या बाहर जा रही होती है। उससे पहले वो कुछ हरी सब्जियां लेकर मालती के पास आती है। मम्मी जी, आज रात के खाने में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, आप भिंडी काट दो, तब तक मैं बाजार से जरा सामान ले आऊं। आराध्या बहू, तू बाजार जा रही है? हाँ मम्मी जी, घर का कुछ सामान लाना है और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। हरी सब्जी में बस भिंडी बची है, कल के लिए कुछ नहीं है। अभी तो शाम के 6 बजे हैं, तू बाजार से सामान लेकर कितनी देर में आ जाएगी? 1 घंटा तो लग जाएगा। हाँ, तो शाम के 7 बजे भी आकर तू भिंडी काटेगी, तब भी रात का खाना समय पर बन जाएगा। ये भिंडी तू बाजार से आकर काट लेना। मैं और तेरे पापा पार्क में जा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, भिंडी मैं काट लेती हूँ। आप लोग पार्क में जा रही हैं तो सामान आप लोग ही ले आना। आराध्या बहू, हम पार्क में टहलने जा रहे हैं, वहाँ हमारे दोस्त भी आएंगे, हमें उनसे बातें करनी है। पता नहीं वहाँ हमें कितनी देर लग जाए, तू सामान खुद ही ले आना। ठीक है। अब आराध्या को बाहर से सामान भी लाना पड़ता है और फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना पड़ता है। उस पर भी घर में सबको रात का खाना ठीक 8 बजे टेबल पर चाहिए। अरे आराध्या, अभी तक रोटी नहीं बनी क्या? बस बन गई है, ला रही हूँ। सारे लोगों की रोटियां एक साथ जल्दी जल्दी बनाने के लिए आराध्या तवे पर 4 रोटियां एक साथ रख देती है, जिस कारण रोटियां ठीक से सिक नहीं पाती। ये क्या आराध्या? क्या हुआ? रोटी कच्ची रह गई है, तुम्हें रोटियां सेकनी नहीं आती है क्या? ये 4 रोटियां एक साथ सेकेगी तो रोटी कच्ची रह जाएगी ना। न जाने इसे किसने कह दिया है कि 4 रोटियां एक साथ तवे पर सेके। अरे बहू, तो रोटियां अलग अलग भी तो सेक सकती है। अब घर वालों को कौन बताए कि एक रोटी के लिए उनसे 2 मिनट का इंतजार नहीं होता। एक रोटी खत्म होने से पहले प्लेट में उन्हें दूसरी रोटी चाहिए होती है, वो भी गर्म गर्म। अब ऐसे में आराध्या करे तो क्या करे? कई सारे काम एक साथ करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और लगभग 1 साल के बाद आराध्या माँ बन जाती है। वो शुभम को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद भी घर में उसका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। घर बाहर बच्चे को संभालने का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। धीरे धीरे शुभम बड़ा होने लगता है और उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। आराध्या बहू, जा जरा मेडिकल स्टोर से अपने पापा जी की दवाइयाँ लेती आ। मम्मी जी, आप अभिषेक को फोन कर दीजिए, वो ले आएंगे। मैं शुभम को दूध पिला रही हूँ। अरे, अभिषेक शाम के 6 बजे आएगा। तेरे पापा जी को दवाइयों की जरूरत अभी है। तू भाग के जा, वापस आके शुभम को दूध पिला देना।
ठीक है, जाती हूँ। आप जरा शुभम के पास बैठ जाओ, नहीं तो अकेला पड़ते ही ये रोने लगता है। हाँ हाँ, मैं इसके पास ही बैठी हूँ, तू जा। आराध्या दवाई लेने बाहर चली जाती है। इधर मालती शुभम को पालने में रखकर अपने कमरे में चली जाती है। आराध्या जब दवाई लेकर आती है तो देखती है कि शुभम पालने में रो रहा है। इसी तरह से पति हो या ससुर, सभी अपना अपना काम आराध्या से करवाते हैं। आराध्या बहू, जरा मेरी छड़ी ढूंढ कर ला दे, न जाने मेरी छड़ी कहाँ छूट गई। आराध्या पूरे घर में ससुर की छड़ी ढूंढती है। तभी अभिषेक आवाज देता है, आराध्या, आराध्या। आराध्या, जो कि ससुर की छड़ी ढूंढते हुए बाहर लॉन में चली गई थी, वो दौड़ते हुए आती है। अरे कहाँ रहती हो तुम? मेरी पेन कहाँ रखी है? मेरी पेन नहीं मिल रही है, जल्दी ढूंढ कर दो। अब आराध्या अभिषेक की पेन ढूंढने लगती है। इधर ससुर की छड़ी और पति की पेन ढूंढने में वो ये तो भूल ही जाती है कि उसने चूल्हे पर एक साथ चाय, कॉफी और दूध तीनों चढ़ाया हुआ होता है, क्योंकि घर में किसी को चाय पीनी है, किसी को कॉफी और शुभम को तो दूध ही चाहिए। इस तरह से एक आराध्या एक तरफ और घर के सभी सदस्य एक तरफ। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आराध्या एक साथ कई सारे काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, मानो जैसे उसके 5 हाथ निकल आए हो। सबको उनकी हर चीज टाइम पर चाहिए थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आराध्या ये सब कैसे मैनेज कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, और आराध्या की समस्या का समाधान करने के लिए घर में एंट्री होती है उसके देवर विवेक की। विवेक, जो कि बैंगलोर में रहकर आया था, उसने बैंगलोर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वहीं जॉब भी करता है। लिहाजा वो कई वर्षों से घर के बाहर अकेला रहा होता है और उसे अपने सारे काम खुद करने की आदत होती है। घर में आने के बाद विवेक देखता है कि कैसे आराध्या पूरे घर का काम अकेले कर रही है। ऐसे में उसकी मदद के लिए विवेक आगे आता है। आराध्या, मेरे जूते पॉलिश नहीं है, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अभिषेक, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं कर देती। अब ऑफिस में एक्सक्यूज तो नहीं दे सकता कि मेरी बीवी को टाइम नहीं मिला इसलिए उसने मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? लो, मेरे जूते पॉलिश कर दो, तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। विवेक देख लेता है कि आराध्या किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है और उसके लिए ये काम छोड़कर दूसरा काम करना पॉसिबल नहीं होता। तब विवेक अभिषेक से कहता है, भैया लाओ, आपके जूते मैं पॉलिश कर देता हूँ। तू मेरे जूते पॉलिश करेगा? हाँ तो क्या बात हो गई, आखिर भाभी भी तो घर का ही काम कर रही है, वो नाश्ता बना रही है। अगर वो ये काम छोड़कर आपके जूते पॉलिश करेंगी तो नाश्ते में देर हो जाएगी। ठीक है, ले तू ही कर दे। विवेक अभिषेक के जूते पॉलिश करता है, जिसके बाद वो अभिषेक के कमरे में जाता है। अरे आराध्या ने मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं किए, इससे एक काम नहीं होता है। क्या बात हो गई है भैया, लाओ आपके कपड़े मैं प्रेस कर देता हूँ। तू करेगा? हाँ हाँ लाओ दो। विवेक अभिषेक के कपड़े भी प्रेस कर देता है। इधर आराध्या को नाश्ता बनाने के लिए काफी टाइम मिल जाता है, जिससे वो सबका नाश्ता अच्छे से बना पाती है। अरे वाह, आज क्या बात है, आज तो बहू ने बाजी मार ली। क्या हुआ मम्मी जी? आज तूने न टोस्ट चलाए, न चाय में चीनी ज्यादा डाली, न दूध बाहर निकाला और न नाश्ता भी समय पर मिल गया। पहली बार सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आराध्या को अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि विवेक ने उसकी मदद की है, जिस वजह से वो अपना काम सही से कर पाई। इसी तरह जब वो घर के सारे काम खत्म करने के बाद शुभम को स्कूल से लाने जा रही होती है, तब आराध्या बहू, दिन का खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, मैं अभी शुभम को लाने जा रही हूँ, उसे लाने के बाद खाना बनाऊंगी। दरअसल गर्मी की वजह से शुभम की मॉर्निंग स्कूल चल रही होती है। दिन के 11 बजे उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जल्दी जा और भाग के आ, तू रोज दोपहर में खाने में लेट करती है और फिर हमें कच्चा पक्का खाना खिलाती है। तभी विवेक आराध्या के पास आता है। भाभी, आप दिन के खाने का देख लो, शुभम को स्कूल से मैं ले आता हूँ। आप? हाँ, क्यों? क्या मैं आपके बेटे को और अपने भतीजे को स्कूल से नहीं ला सकता? क्यों नहीं, लेकिन अब तक मेरे अलावा किसी ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, मैं करूंगा आपके सारे काम। विवेक शुभम को स्कूल से लाने जाता है। पहली बार अपनी माँ के अलावा परिवार के किसी दूसरे सदस्य को आया हुआ देखकर शुभम भी बहुत खुश होता है और चाचू चाचू बोलकर विवेक की गोद में आ जाता है। शुभम को घर लाकर विवेक उसके कपड़े चेंज करता है और उसके हाथ मुंह धुलता है। भाभी लाओ, शुभम का खाना दे दो, मैं इसे खिला देता हूँ। नहीं विवेक, आप इसे स्कूल से ले आए, मेरी काफी हेल्प हो गई, मैं इसे खाना खिला दूंगी। अरे क्या भाभी, क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हो आप? लाओ खाना दो, मैं अपने हाथों से इसे खिला दूंगा। आराध्या खाना निकाल कर विवेक को देती है। विवेक बड़े प्यार से शुभम को खाना खिलाता है और फिर उसे सुला देता है। इधर आराध्या का काफी समय बच जाता है, जिस कारण वो दोपहर का खाना अच्छे से बना पाती है। क्या बात है, आज तो ऐसा लग रहा है बहू ने बड़े मन से खाना बनाया है। न दाल जली न चावल कच्चे रहे, सब्जी भी अच्छी बनाई है।
विवेक के आने से धीरे धीरे आराध्या का काम काफी हल्का होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद विवेक वापस बैंगलोर जाने वाला था। इससे पहले कि मैं बैंगलोर वापस चला जाऊं, मुझे घर वालों को समझाना होगा कि वो भाभी के काम में उनका हाथ बटाएं। विवेक सोचता है कि वो अपने घर वालों को समझाएगा और ऐसा करने के लिए उसे मौका मिल भी जाता है। एक दिन की बात है। आराध्या, आज मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना, पापा को डॉक्टर के पास ले जाना। आज पापा की आंखों का चेकअप होना है। मैंने डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया है। शाम 7 बजे की अपॉइंटमेंट है। ठीक है। तभी विवेक बोलता है, भैया, पापा को डॉक्टर के पास मैं लेकर चला जाऊंगा। अरे तू रहने देना, आराध्या पापा को ले जाएगी। क्यों? जब मैं पापा को डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ तो भाभी क्यों एक्स्ट्रा काम कर दे? भाभी को रात का खाना भी बनाना होता है, शुभम की होमवर्क कराना, उसे खिलाना और सुलाना, उन्हें ये सब भी तो करने होते हैं। अब विवेक घर के सभी सदस्यों को समझाता है, भैया, पापा, मम्मी, मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि भाभी अकेली घर और बाहर का सारा काम करती हैं, बच्चे को संभालती हैं। अरे उनके भी 2 ही हाथ हैं, 5 हाथ नहीं हैं। अगर हम अपने अपने काम खुद ही कर लें तो भाभी भी सारे काम अच्छी तरह से कर पाएंगी। जैसे भैया, आप शाम के 6 बजे ऑफिस से घर आते हो, अपने कपड़े खुद प्रेस कर सकते हो, अपने जूते खुद पॉलिश कर सकते हो। मम्मी, आप शुभम को संभाल सकती हो। पापा, आप जब पार्क जाते हो तो घर के लिए सब्जियां ला सकते हो। इन छोटे छोटे हेल्प से भाभी की बड़ी हेल्प हो जाएगी और भाभी जो काम करेंगी वो परफेक्ट कर पाएंगी। विवेक के समझाने पर घर के लोगों को अक्ल आ जाती है। अब सभी अपना अपना काम खुद करने लगते हैं। इसके अलावा आराध्या के काम में भी हाथ बटाने लगते हैं।